और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। दिल्ली से वापस पटना पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर सभी सहयोगी दलों से बातचीत हो गई। आरजेडी में भी मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। तो कैबिनेट विस्तार पर सभी दलों से बातचीत होने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। तो बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी, सब लोगों से हमारी बात हुई है। और राष्ट्र अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी, उनसे भी चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद दिया है और सब लोग अब इस काम में लगेंगे। तो देखिए, तेजस्वी यादव भले ही कैबिनेट विस्तार पर अपने पत्ते न खोल रहे हों, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास पुख्ता खबर है इस विस्तार पर। अगर हम सूत्रों की माने तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम को कुल 17 मंत्री पद मिलेंगे, जबकि जेडीयू और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 14 मंत्री पद मिलेंगे। तो समझौते का ये फॉर्मूला है। बिहार में महागठबंधन की सरकार का ये स्वरूप जो इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। आरजेडी के 13-14 मंत्री बनेंगे, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। साथ ही कांग्रेस के 2 या 3 मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेडीयू से कुल 12 चेहरे मंत्री बनेंगे और मांझी की पार्टी से संतोष सुमन मंत्री बनाए जा सकते हैं, हम पार्टी जीतन राम मांझी। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा भी मंत्री बन सकते हैं, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो बिहार कैबिनेट का हो सकता है। और बिहार से ये अगली खबर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और असदुद्दीन ओवैसी में इस समय जमकर जुबानी जंग चल रही है। दरअसल ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि जिन्हें देश से प्यार नहीं, वो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। अब इसी के जवाब में गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर डीएनए वाला हमला कर दिया। एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसका जन्म तो हुआ आज़ादी के बाद, मैं समझता हूं, लेकिन उनकी आत्मा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना वाला डीएनए के हैं, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संसद में नहीं सम्मान करता, जिसके भाई 15 मिनट में भारत के बहुसंख्यकों को कत्लेआम करने और भगा देने की बात करता हो, जो एक अपने को जिन्ना के रास्ते पर चलने की बात करता हो। आज भारत अखंड भारत होता, आज भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती अगर 1906 में एक धर्म आधारित पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना करके लोगों के मन में, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई, ये लोग घृणा पैदा कर रहे थे और इतना घृणा पैदा किया, अंत में जिन्ना के रूप में भारत को अलग करना पड़ा और वही डीएनए ओवैसी के पास। देखिए, देश के खिलाफ एक और बड़ी साजिश नाकामयाब आज हुई है। सहारनपुर में हुई गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से नदीम को फिदायीन हमले और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नदीम को नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क भी दिया गया था, लेकिन अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने से पहले ही नदीम गिरफ्तार हो गया। ये हैं पाकिस्तान के पाप के 70 सबूत। ये है भारत के खिलाफ साजिशों का एक नमूना। भारत के खिलाफ अब ऑनलाइन आतंक। नदीम को कल यूपी के सहारनपुर के कुंडा कला गांव से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। नदीम को नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क मिला था। नदीम को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। नदीम जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा था। पाकिस्तान के आतंकियों से उसे सीधी कमांड मिलती थी। दरअसल एटीएस को ये सबूत नदीम के फोन से मिले हैं। फोन खुलने पर आतंकी मंसूबों की पूरी तिजोरी मिली है। यह है फिदा फोर्स का स्टडी मटेरियल। 70 पेजों की किताब में सिखाते थे बम बनाना, सिखाया जाता था फिदायीन हमले करना। पुलिस को नदीम के मोबाइल से फिदायीन विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल मिली है। उसे बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। फोन से ही वो जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी के आतंकियों से जुड़ा था। फोन में वॉइस चैट और वॉइस मैसेज मिले हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आईएमओ, फेसबुक मैसेंजर, क्लब हाउस का इस्तेमाल हो रहा था। नदीम द्वारा फेक जीमेल अकाउंट्स, वर्चुअल आईडी,
टेलीग्राम आईडी इंडिया से संबंधित क्रिएट की गई और उसने अपने पाक हैंडलर्स को पाकिस्तान में भेजा, जिसके कारण वो इसलिए किया गया कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को छिपा सके। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची जैश और तहरीके तालिबान के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम के घर भी। घर में माता पिता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। आसपास भी किसी को अंदाजा नहीं कि नदीम ऐसी हरकतों से जुड़ा था। यूपीएटीएस ने तहरीके तालिबान और जैश ए मोहम्मद के जिस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, इस वक्त एबीपी न्यूज़ उस आतंकी के घर पर पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद नदीम का घर है। यहाँ पर उसके पिता मौजूद हैं। ये देखिए उनके पिता है, लेकिन ये कैमरे पर बात नहीं कर रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। नदीम को एटीएस ने यहाँ से गिरफ्तार किया था और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और नदीम को एटीएस की टीम कब लेकर गई थी? एटीएस तो जी मेरे साहब तो जी 6-7 दिन हो गए ले गई थी जी। रात को 12 बजे का 12:30 बजे ले गई थी जी। कभी नदीम की हरकतों से या कभी हाव भाव से ऐसा लगा कि वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या ऐसा कुछ करने की फिराक में है? अंदर की बात देखो जी, कुछ बता नहीं सकते। मोबाइल वगैरह क्या बात कर रहा है जी कोई, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जी। ये नदीम का पुराना घर है और एटीएस रात करीब 12 बजे कुछ दिन पहले लेकर के गई थी पूछताछ के लिए और एटीएस ने लगातार पूछताछ की और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें ये भी पता चला है एटीएस को कि जो मोहम्मद नदीम था वो नुपुर शर्मा को मारना चाहता था। उसको जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये टारगेट मिला था। इसके अलावा वो फिदाइन हमला भी करने वाला था। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और एटीएस का यही कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। एबीपी न्यूज ने मदरसे में नदीम को पढ़ाने वाले मौलाना से भी बात की। उनका भी कहना है कि उस दौर में नदीम ऐसी सोच का नहीं था। जी वो लगभग 11-12 साल की उम्र में यहाँ से फारिग होकर चला गया। तकरीबन 3 साल उसने पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा है, उर्दू और जो है ना नमाज कलमा उसने अपनी मजहबी तालीम हासिल की है। उसका कोई रिकॉर्ड गलत नहीं रहा, न कोई गलत पार्टी उसके ताल्लुक़ रहा है, न कोई सियासत से उसको लेना देना रहा है और ना ही कोई इस किस्म की कोई शिकायत की रिपोर्ट जो है ना हमारे सामने आई है। उसकी छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है। यानी अब जब पाकिस्तान से भारत में आतंकियों को भेजना मुश्किल हो गया है तो पाकिस्तान ने भारत में बैठे कट्टरवादी युवाओं को मोहरा बनाना शुरू किया है। अब आतंक फैलाने के लिए वो बॉर्डर पार नहीं ले जा रहा, बल्कि भारत में बैठे कट्टरवादियों के दिमाग में जहर भर रहा है, जिस पर नजर रखने की जरूरत है। और एक और बड़ी खबर भी आपको दे दें। लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हुए हमले की तारीफ ईरान के मुख्य अखबारों में हो रही है। आपको बता दें कि ईरान के अखबार केहान के एडिटर इन चीफ की नियुक्ति ईरान के सुप्रीम नेता अली खमेनेई करते हैं। माना जाता है कि इस अखबार में जो छपता है वो सरकार की राय होती है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर रुश्दी पर हुए हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो केहान के एडिटर की नियुक्ति सरकार करती है, इसीलिए उस अखबार में जो भी छपता है उसके मायने काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में कातिलाना हमले के बाद से लेखक सलमान रुश्दी की हालत गंभीर बनी हुई है। दुनिया भर में अब सर तन से जुदा की सोच पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि दुनिया में फैल रही इस कट्टरता का अंत कब होगा। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जमीन पर पड़े शख्स सलमान रुश्दी को कुछ लोग घेरे हुए हैं, दूसरी तरफ 2 लोगों की पकड़ में नजर आ रहा है 24 साल का हादी मतर। इस तस्वीर के बीच में जिक्र उठ रहा है सलमान रुश्दी की लिखी एक किताब का, जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस। किताब 34 साल पहले लिखी गई थी, जबकि हादी मतर की उम्र है सिर्फ 24 साल, यानी उसके जन्म से पहले ही किताब पर विवाद हुआ। उसी समय सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं, लेकिन न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त सलमान रुश्दी पर हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। Came out at 10:45. People began to applaud. They sat down, and then within 15 seconds, someone jumped onto the stage and began to beat him. Salman Rushdie was attacked on a stage in Western New York just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safety. But here's an individual who has spent decades
speaking truth to power. बताया जा रहा है कि हादी मतर ने करीब 20 सेकंड तक रुश्दी पर एक के बाद एक 15 वार किए। ये वार गर्दन और पेट पर किए गए। रुश्दी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब सामने आ रहा है कि हमले में रुश्दी की आंख और लीवर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस ने अब तक हमले की वजह साझा नहीं की है। रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकन लेखक हैं, जिन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। लेकिन उन्हें जाना जाता है 1988 में आए उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए, जिसके बाद उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया गया था। इस किताब पर भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। इस हमले के बाद दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सलमान रुश्दी पर हमला भयावह है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम अच्छे नागरिकों के आभारी हैं कि उन्होंने तेजी से मदद की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया, 33 साल से सलमान रुश्दी आजादी और अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो नफरत और बर्बर ताकतों के कायरतापूर्ण हमले का शिकार हुए हैं। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है। अब हम पहले से कहीं ज्यादा उनके साथ खड़े हैं। I also read about that. I was busy in my own program, and I also saw that, and I think obviously that is something which the whole world has noted, and any attack like this, obviously the entire world has reacted to. भारत के लिए सलमान रुश्दी पर हमला इसलिए और भी दहशत फैलाने वाला है क्योंकि भारत में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हो या फिर अमरावती में उमेश कोहले का मर्डर, धर्म के नाम पर बेरहमी से कत्ल किया गया। इसी तरह का दर्द फ्रांस ने भी झेला था जब 2015 में शार्ली एब्दो के ऑफिस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कट्टरता भड़काने और हिंसा फैलाने में कई धर्मगुरु सक्रिय रहे हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद भारत में भी राजनीति गर्म है। सलमान रुश्दी पे जो हमला हुआ है एक बहुत ही उस पे चिंताजनक विषय है। एक किसी डरपोक व्यक्ति ने हमला किया है। और दूसरी बात, आज हर एक इंसान को समझना चाहिए कि कोई धर्म ना तो हिंसा सिखाता है, ना तो हिंसा को कहता है, ना तो हथियार उठाना सिखाता है। तो जो व्यक्ति धर्म के नाम पे हिंसा फैलाते हैं वो तो ना तो धर्म को जानते हैं, ना तो धर्म को समझते हैं। इस तरीके के सनकी लोग हर समाज के अंदर हैं। इस तरीके के सनकियों को पहले लोग पागल खाने का रास्ता दिखाया करते थे। आज ऐसे लोगों को समाज के अंदर इज्जत दी जाने लगी है। ये पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सवाल पूछा जा रहा है कि धर्म के नाम पर आखिर इतनी कट्टरता क्यों कि किसी को जान से मार दिया जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।